अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव स्टडीड टू डिफरेंट थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट। फर्स्ट वाज रोस्टो स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सेकंड वाज हेरोडोमर ग्रोथ मॉडल। थोड़ा सा ब्रीफली इनको डिस्कस कर लेते हैं और फिर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। Roster stages of economic growth theory, which was discussed in the previous lecture. This theory basically described the process of economic growth into 5 different stages and explain the various characteristics of each stage. हर एक डेवलपिंग कंट्री जो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है उनको किन स्टेजेस से जो है वो गुजरना पड़ेगा, कौन सी स्टेजेस आती हैं और उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये इस थ्योरी में प्रेजेंट की गई थी। देन वी हैव स्टडीड द हेरोडोमर ग्रोथ मॉडल which explained that saving and capital output ratio are the major determinant of economic growth. So Herodomer growth model found that saving is directly related with the GDP growth rate and capital output ratio is inversely related with the GDP growth rate. Today we are going to start the next theory that I am going to share on your screen, which is related to structural change models. These structural change models have two theories: Leber's theory of economic development and Chandler's patterns of development. स्ट्रक्चरल चेंज मॉडल में दो तरह की थ्योरीज हैं जो वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं लीवर्स थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दिस इज आल्सो नेम्ड एज लीवर्स टू सेक्टर सरप्लस लेबर मॉडल। लीवर्स टू सेक्टर सरप्लस लेबर मॉडल ये बेसिकली स्ट्रक्चरल चेंज मॉडल्स हैं। स्ट्रक्चरल चेंज या स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल हैं। स्ट्रक्चरल चेंज है क्या या स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, इसको हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट वे टू डिफाइन स्ट्रक्चरल चेंज इज दैट when labor force is moving from traditional agriculture sector to modern industrial sector or services sector, this is named as a structural change or structural transformation. देखें इकोनॉमी में तीन प्रोडक्शन सेक्टर हैं, एक एग्रीकल्चर सेक्टर है, दूसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर है और तीसरा सर्विसेज सेक्टर है। एग्रीकल्चर सेक्टर को हम ट्रेडिशनल सेक्टर कंसीडर करते हैं, जबकि सर्विसेज और इंडस्ट्रियल सेक्टर को हम मॉडर्न सेक्टर कंसीडर करते हैं। जब हमारी लेबर फोर्स एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर या सर्विसेज सेक्टर की तरफ मूव करती है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। सेकेंड वे टू डिफाइन स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इज दैट कि जब जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर जो है वो कम होने लगता है, जबकि इंडस्ट्रियल और सर्विसेज सेक्टर का जीडीपी में जो शेयर है वो ज़्यादा होने लगता है। जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर श्रिंक होने लगता है, जबकि इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विसेज सेक्टर का जो जीडीपी में शेयर है वो एक्सपैंड होने लगता है। इसको भी हम स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो हमने टू वे से जो है स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन को जो है वो डिफाइन कर लिया। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन was considered as the requirement of economic development. अगर आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डेफिनेशन को देखें तो उसमें एक स्टेज ये आती है जिसमें हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डिफाइन करने के लिए हम स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन को जो है वो कंपलसरी कंसीडर करते हैं कि ये ज़रूरी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। और यही इसी की बेस पर ये थ्योरी है लीवर्स टू सेक्टर मॉडल, presented by Professor Arthur Leibniz in 1950s, mid 1950s, further modified by different economists like John Fee and Gustav Reynolds. इन्होंने मजीद इसे मॉडिफाइड भी किया है। This model is based on the simplifying assumptions, number of simplifying assumptions.
ये मॉडल जो है ये कुछ अजम्पशंस पे बेस करता है, मफरूजात पे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको समझना भी इम्पोर्टेंट है। उसी की बेस पे ये मॉडल है। अदरवाइज मॉडल यही है सिंपल, कि एग्रीकल्चर सेक्टर से सरप्लस लेबर जाती जाए, इंडस्ट्री सेक्टर में जो है वो एब्जॉर्ब होती जाए, इंडस्ट्री सेक्टर ग्रो करता जाए, इस तरीके से हम जो है वो डेवलप्ड हो सकेंगे। बट दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ assumptions. First one is that underdeveloped economy consists of two sectors, traditional and modern. दो सेक्टर हैं जी, ट्रेडिशनल सेक्टर भी है और मॉडर्न सेक्टर भी है। एग्रीकल्चर सेक्टर को ट्रेडिशनल सेक्टर कहा है और इंडस्ट्रियल सेक्टर को जो है वो मॉडर्न सेक्टर कहा गया है। ट्रेडिशनल सेक्टर हैज सरप्लस ऑफ लेबर, एग्रीकल्चर सेक्टर हैज सरप्लस ऑफ लेबर। वहां पे लेबर जो है वो वाफर मकदार में मौजूद है, यहाँ तक कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो है वो जीरो है। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो है वो जीरो है। MPL इज इक्वल टू जीरो। MPL मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज इक्वल टू जीरो। मैं MPL को डिफाइन भी करना चाहूंगा यहाँ पे। एडिशन इन टोटल प्रोडक्ट बाय एम्प्लॉइंग वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर, बाय एम्प्लॉइंग वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर। नया बंदा हायर करने से अगर टोटल प्रोडक्ट में कोई इजाफा होता है तो उसे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल 10 बंदे लगाए हुए हैं, डेली 100 शूज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, 11वां बंदा लगाया है, उन्होंने 110 शूज़ प्रोड्यूस किए हैं एक दिन में, तो आखिरी बंदे ने 10 का इजाफा किया है, तो वो 10 उसकी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर होगी। और यहाँ पे कहा कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज जीरो, मीन्स कि अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर में ऑलरेडी सरप्लस ऑफ लेबर है तो वहाँ पे जो नए बंदे या आखिरी बंदा जो शामिल है उसका उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, नथिंग इज प्रोड्यूसिंग। अगर वहाँ से कुछ बंदे निकाल भी देंगे ले तो उसकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, छुपी हुई बेरोजगारी। मैं आपको और एग्जांपल देकर समझाना चाहूँगा। जैसे ऑफिस है, एक ऑफिस में जो है वो 4 लोग काम कर रहे हो, जो है PM टाइप, कोई बर्तन धोने के लिए, कोई दरवाज़ा खोलने के लिए, या कोई सोन। तो अगर एक बंदा हो, वो चारों को एम्प्लॉयमेंट मिली हुई है, चारों रोजगार हैं, अगर उनमें से 3 को फारग कर दिया जाए तब भी जो बॉस है उसकी प्रोडक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक बंदा काम कर लेगा, पानी भी दे लेगा, दरवाज़ा भी खोल लेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा प्रोडक्शन पे। तो वो 3 जो है वो क्या हुआ, वो सरप्लस लेबर है, वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड है। कहीं पे भी एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट है, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, डेवलपिंग कंट्रीज में यूजुअली उसमें जो है वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है, एक्स्ट्रा सरप्लस लेबर पाई जाती है। रूरल रियल वेज इज डिटरमिन्ड बाय एवरेज प्रोडक्ट, नॉट बाय द मार्जिनल प्रोडक्ट। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो वेज रेट है वो एवरेज प्रोडक्ट के मुताबिक अरेंज किया जा रहा है, ना कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर के मुताबिक। होता मार्जिनल प्रोडक्ट के मुताबिक है, लेकिन अज्यूम किया है इन्होंने। देखें, अभी मैंने एग्जांपल दी थी, 10 बंदे लगाए हुए काम कर रहे हैं, 100 शूज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, 11वां लगाया 110 शूज़ प्रोड्यूस कर दिए हैं, तो 11वें बंदे को सैलरी कितनी देनी चाहिए? कोई बता सकता है 11वें बंदे को सैलरी कितनी देनी चाहिए? कोई जाग रहा है तो बता दे, नहीं जाग रहा तो कह दो कि सर नहीं पता। जी, यस सर। कितनी देनी चाहिए? सर आप क्वेश्चन अगेन रिपीट करें, पहले नहीं क्लास सुना, अभी पहले 9 पता नहीं की। कहाँ पहुंचे हुए थे आप लोग हैं। सर नहीं, अभी अभी क्लास 9 की है। 10 लोग काम कर रहे हैं, 100 शूज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, 11वां बंदा हायर किया है, 110 शूज़ प्रोड्यूस हो गए हैं, 11वें बंदे को सैलरी कितनी देनी चाहिए? उसने प्रोड्यूस क्या किया है, ये बता दें, उसने प्रोड्यूस क्या किया है? उसने 10 शूज़ प्रोड्यूस किए हैं, 10 शूज़ का इजाफा किया है। आ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं या नहीं आप लोग? वैसे मैं बोलता जा रहा हूँ, आपके सर से गुजरता जा रहा है। पेपर आएंगे, पेपर में चीटिंग करके पास हो जाएंगे, यही बहुत से करना है उन्हें।
ऐसे सोचा हुआ, यही प्लान है ना आप लोगों का? प्लान पे पानी भी फिर सकता है, ख्याल रखिएगा। उसको जो सैलरी है जो उसने प्रोड्यूस किया उसके मुताबिक मिलनी चाहिए, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर के मुताबिक सैलरी मिलनी चाहिए, जो वो प्रोड्यूस करता है उसी के मुताबिक उसे सैलरी मिलनी चाहिए। तो जो सैलरीज हैं, वेजेस हैं, वो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर के अकॉर्डिंग दी जाती हैं। लेकिन यहाँ पे एज्यूम किया गया है क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर तो जीरो है, एज्यूम की है, तो फिर जीरो सैलरी मिलेगी। लेकिन नहीं, वहाँ पे जो सैलरी है वो एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर के अकॉर्डिंग दी जा रही है एग्रीकल्चर सेक्टर में। Modern sector is highly productive urban industrial sector into which labor from the subsistence sector is gradually transferred. On the other hand, जो मॉडर्न सेक्टर है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर है और वो अच्छा ग्रोइंग सेक्टर है, और फर्दर मोर वहाँ का वेज रेट जो है वो भी हाई है एज कंपेयर टू एग्रीकल्चर सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो वेज रेट है दैट इज रिलेटिवली हायर देन द एग्रीकल्चर सेक्टर वेज रेट, क्योंकि यही वजह होगी कि एग्रीकल्चर सेक्टर से लेबर फोर्स जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ मूव करेगी वेज अट्रैक्शन की वजह से। फर्दर मोर एग्रीकल्चर सेक्टर की निस्बत जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो ग्रोइंग सेक्टर है, वो ग्रो कर रहा है, इसलिए जो एग्रीकल्चर सेक्टर से सरप्लस लेबर आएगी वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में एब्जॉर्ब हो जाएगी, वो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी रखता है। Structural transformation of the economy has taken place with the growth of modern industry. Furthermore, it is also assumed that the supply of labor is perfectly elastic in the industrial sector. The supply of labor is perfectly elastic in the industrial sector. इसका मतलब ये है कि wages are constant in the industrial sector. Wages are constant in the industrial sector. ये नहीं है कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर से लेबर निकल कर इंडस्ट्रियल सेक्टर में आ रही है तो वहाँ सप्लाई होने से वहाँ वेज रेट कम हो जाए, ऐसा नहीं है। वहाँ पे इतनी कैपेसिटी मौजूद है कि जो एक्स्ट्रा लेबर आ रही है वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगी। वेजेस आर कांस्टेंट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। So these are the assumptions of Lewis two sector model. Here is the brief definition of Lewis two sector model. Lewis two sector model is a theory of development in which surplus labor from the traditional agriculture sector is transferred to the modern industrial sector, the growth of which absorbs the surplus labor, promotes industrialization, and stimulates sustained development. सरप्लस लेबर जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से निकल कर जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में आएगी, वहाँ वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगी। इंडस्ट्रियल सेक्टर चूंकि ग्रो कर रहा है, ठीक है, इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट होगी और इस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। दिस इज द थ्योरी ऑफ एज प्रेजेंटेड बाय लीवर्स टू सेक्टर मॉडल। लेकिन ये नंबर ऑफ अजम्पशन पे बेस करती है, उन अजम्पशन में से नंबर ऑफ एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें, फिर डायग्राम को एक्सप्लेन करता हूँ। अगर हम लीवर्स टू सेक्टर मॉडल की डायग्राम को देखें तो जो राइट साइड पे दो डायग्राम्स हैं ये एग्रीकल्चर सेक्टर को जाहिर कर रही हैं, और जो लेफ्ट साइड पे दो डायग्राम्स हैं ये इंडस्ट्रियल सेक्टर को जाहिर कर रही हैं। राइट साइड पे जो डायग्राम है इसमें ये जो है ये टोटल प्रोडक्ट का ग्राफ है, और नीचे वाला जो है ये मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट का ग्राफ है। होपफुली आपने इससे पहले इकोनॉमिक्स के दो कोर्स लिए हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, और प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रोडक्शन वाले चैप्टर में ये लेफ्ट राइट साइड वाला ग्राफ आपने ड्रा किया होगा। हाउएवर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस। When marginal product is zero, then total product is maximum. When marginal product is zero, then total product is maximum. और इसके देखें यहाँ से टोटल प्रोडक्ट में इजाफा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आगे स्टिल हो गया है। इसके बाद टोटल प्रोडक्ट में कोई इजाफा नहीं हो रहा, बिकॉज मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज जीरो हेयर। मतलब कि एग्रीकल्चर सेक्टर में और बंदे चाहे घुसेड़ते जाओ, लेकिन प्रोडक्शन में कोई इजाफा नहीं होगा, वो सारी सरप्लस लेबर है।
और जो सैलरी दी जा रही है एग्रीकल्चर सेक्टर में दैट इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट ग्राफ इज हायर देन द मार्जिनल प्रोडक्ट ग्राफ। ये देखें, ये वेज रेट है एग्रीकल्चर सेक्टर का विच इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द सेकंड डायग्राम which represents the इंडस्ट्रियल सेक्टर। अगर आप इसमें टोटल प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पे अज्यूम किया गया कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो ग्रोइंग सेक्टर है, वो ग्रो कर रहा है, तो टोटल प्रोडक्ट का ग्राफ आप देखें कैसे ऊपर की तरफ मूव होगा। ग्रो के नतीजे में टोटल प्रोडक्ट जो है वो अपवर्ड शिफ्ट होगी, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा लेबर को एब्जॉर्ब कर सकेगा। आप देखें ये L1 है, फिर L2, फिर L3। जैसे जैसे प्रोडक्ट में इजाफा हो रहा है, जैसे जैसे इंडस्ट्री सेक्टर ग्रो कर रहा है, वो ज्यादा से ज्यादा लेबर को जो है वो एब्जॉर्ब कर सकेगा। अगर नीचे वाले ग्राफ में देखें तो ये जो D1, D2, D3 है, ये लेबर डिमांड कर्व भी है, ये लेबर डिमांड कर्व भी है, और ये मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कर्व भी है। दोनों सेम होते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर और लेबर डिमांड कर्व बोथ आर सेम। तो जैसे जैसे टोटल प्रोडक्ट में इजाफा हो रहा है, ठीक है, तो ये लेबर डिमांड कर्व जो है वो अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है, which represents that more of labor can be assumed, can be absorbed in industrial sector। आप देखें L1, L2, L3 अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है लेबर डिमांड कर्व, बट लेबर सप्लाई कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक। बट लेबर सप्लाई कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक। इसका क्या मतलब है? लेबर सप्लाई कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है वेजेस आर कांस्टेंट इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। वेजेस आर कांस्टेंट इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये नहीं है कि लेबर उधर से आ रही है तो यहाँ पे वेज रेट डिक्लाइन हो जाए। वेजेस जो है उनको कांस्टेंट अज्यूम किया गया है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, एंड दिस वेज रेट मींस इंडस्ट्रियल सेक्टर वेज रेट इज रिलेटिवली हायर देन द एग्रीकल्चर सेक्टर वेज रेट। आप देख सकते हैं कि उस वेज रेट से इसको हाई बनाया गया है, सो दैट के एग्रीकल्चर सेक्टर से लेबर फोर्स जो है वो अट्रैक्ट हो सके टुवर्ड्स इंडस्ट्रियल सेक्टर। The wage rate of industry sector is relatively higher than the from the agriculture sector। तो इस तरीके से जो है वो लेबर जो है वो ज़्यादा ज़्यादा इंडस्ट्री सेक्टर में एब्जॉर्ब हो सकती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसीड होगी, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसीड होगी वी आर मूविंग टुवर्ड्स डेवलपमेंट। दिस इज द थ्योरी हाउ प्रोफेसर लिवर्स एक्सप्लेन्स द टू सेक्टर मॉडल। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। ये एक्सप्लेनेशन है जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, अपने वर्ड्स में किया ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें। सर जी पूछें। डी वाला ग्राफ दोबारा समझा दें। ऑलराइट, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेफ्ट हैंड साइड पे जो डायग्राम है ये इंडस्ट्रियल सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में अजम्पशन है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो ग्रोइंग सेक्टर है, वो जो सरप्लस लेबर एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रही है उसको इजीली एब्जॉर्ब कर रहा है। और तीसरी अजम्पशन ये है इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में कि जो सप्लाई ऑफ लेबर है वो परफेक्टली इलास्टिक है, मींस वेज रेट इज कांस्टेंट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये अजम्पशन है इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। तो जैसे एग्रीकल्चर जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो कर रहा है उसका टोटल प्रोडक्ट कर्व जो है वो अपवर्ड शिफ्ट होगा। वो ग्रो कर रहा है ना, तो टोटल प्रोडक्ट कर्व जो है वो अपवर्ड शिफ्ट होगा, विच कैन अब्जॉर्ब द सरप्लस लेबर कम्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर। ये उस लेबर को एब्जॉर्ब कर लेगा जो एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रही है। और ये नीचे वाले अगर आप देखें तो ये जो D1, D2, D3 लिखा है ये डिमांड फॉर लेबर 1, ये डिमांड कर्व है लेबर के। लेबर डिमांड कर्व भी कह सकते हैं इसे, और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कर्व भी कह सकते हैं। क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो ग्रोइंग सेक्टर है तो ये लेबर डिमांड कर्व जो है ये अपवर्ड शिफ्ट होगा, या मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो कर्व जो है वो अपवर्ड शिफ्ट होगा। और ये जो एस लिखा हुआ है ये लेबर सप्लाई कर्व है विच इज परफेक्टली इलास्टिक। विच इज परफेक्टली इलास्टिक मींस वेज रेट इज कांस्टेंट। वाई एक्सिस पे वेज रेट है ना, तो देखें लेबर जितनी मर्जी आ जाए वेज रेट रिमेन सेम। ये अजम्पशन है इंडस्ट्रियल सेक्टर की कि वेज रेट कांस्टेंट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लेबर हायरिंग हो रही है। जैसे जैसे इंडस्ट्री सेक्टर ग्रो कर रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को हायर कर रहा है, टोटल प्रोडक्ट में इजाफा हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व जो है वो अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है, एफ से जी पे है, जी से एच पे है। क्लियर है बेटा पॉइंट?
जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ Yes, सकते sir. हैं। Thank you, sir. ये एक्सप्लेनेशन है जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। देर आर सम क्रिटिसिज्म पॉइंट ऑन द Levi-Strauss सेक्टर थ्योरी। फर्स्ट तो ये है कि ये जाहिर है बहुत सारी असम्पशन पे बेस कर रहा है मॉडल, 6-7 असम्पशन है इसकी। तो these assumptions do not fit the realities of contemporary developing countries। तो ये जाहिर है रियलिटीज से थोड़ा सा दूर है, assumptions की बेस पर है। Another criticism is that capitalist profits are invested in labor saving technology। देखिए इंडस्ट्री सेक्टर जो है वो ग्रोइंग सेक्टर है, ग्रो करता है। तो जब कैपिटलिस्ट जो सरमायादार होते हैं उनके प्रॉफिट में इजाफा होता है तो फिर वो लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हैं। किसमें इन्वेस्ट करते हैं? लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी। लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी क्या है? जिसमें कैपिटल ज्यादा यूज हो और लेबर जो है वो सेव हो। तो फिर किस तरीके से जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से जो सरप्लस लेबर आ रही है वो अब्जॉर्ब होगी। दोबारा बोलता हूँ, बड़ा अच्छा क्रिटिसिज्म पॉइंट है कि इंडस्ट्री सेक्टर जो है वो ग्रोइंग सेक्टर है, वो ग्रो करेगा और वो सरप्लस लेबर को अब्जॉर्ब करता रहेगा। लेकिन जब सरमायादारों को प्रॉफिट मिलता है तो फिर वो फर्दर जब इन्वेस्ट करते हैं वो लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हैं अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए। और लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी वो है जिसमें कैपिटल ज़्यादा यूज़ हो और लेबर कम यूज़ हो। तो इस तरीके से जो है वो आप कह लें कि किस तरीके से जो है वो लेबर सरप्लस लेबर जो है वो इंडस्ट्री सेक्टर में अब्जॉर्ब हो सकती है। क्लियर है बेटा पॉइंट? Another criticism is that capitalist profit are in fact reinvested in the local economy and not sent abroad as a form of capital flight, but there will be a existence of capital flight। हमने कहा है कि इंडस्ट्री सेक्टर को ग्रोइंग सेक्टर है, उसको प्रॉफिट होगा, वो मजीद इंडस्ट्री लगाएंगे, मजीद बिजनेस एक्सपेंड करेंगे और इस तरीके से सरप्लस लेबर जो है वो इधर अब्जॉर्ब होती रहेगी। लेकिन सरमायादार क्या करता है, उनको प्रॉफिट होता है, वो अपना पैसा जो है वो बाहर दूसरे कंट्रीज में शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं जैसे ही वो रिच होते हैं। इसको हम बोलते हैं कैपिटल फ्लाइट। इसको बोलते हैं कैपिटल फ्लाइट कि हमारा पैसा जो है वो दूसरे कंट्रीज में शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। और इसके पीछे बहुत सारे मोटिव होते हैं, हम उनको डिस्कस नहीं कर रहे। खैर अगर वो कंट्री में इन्वेस्ट होता रहे तो फिर तो इसकी रिलायबिलिटी बनती है कि सरप्लस लेबर जो है वो उधर अब्जॉर्ब होती रहेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो कैपिटल फ्लाइट की सूरत में पैसा बाहर जाना भी शुरू हो जाता है जिससे जो सारे का सारा प्रॉफिट जो है वो री इन्वेस्ट नहीं होता। ठीक है, तो ये क्रिटिसिज्म पॉइंट है। रूरल एरियाज में जो है वो लिटिल सरप्लस लेबर होती है, इतनी ज़्यादा नहीं है। खैर another important point is that demand curve D2 has a greater negative slope than D1 to reflect the fact that additions to the capital stock embody labor saving technical progress। ये मैं डायग्राम के जरिए बेहतर समझा सकता हूँ। ये आपके सामने एक डायग्राम है, देखें। इंडस्ट्रीज ग्रो की, प्रोडक्शन बढ़ी, प्रॉफिट हुआ, कैपिटलिस्ट को प्रॉफिट हुआ। नाउ कैपिटलिस्ट विल इन्वेस्ट इन लेबर सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस। वो किस में इन्वेस्ट करेगा? लेबर सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस में। जिससे क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर तो बढ़ेगी लेकिन जो उसका कर्व होगा उसकी शेप कुछ इस तरह होगी, ये आगे की तरफ नहीं जाएगा। मतलब लेबर उसने सेव कर लिया है, प्रोडक्शन बढ़ाई है बट लेबर सेव कर लिया बाय अडॉप्टिंग लेबर सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस। पहले क्या था, यहाँ से यहाँ पे आ रहा था, ये एक्स एक्सिस पे जो है वो लेबर है, क्वांटिटी ऑफ लेबर है, वाई एक्सिस पे रियल वेज है, ये सप्लाई ऑफ लेबर है और ये डिमांड फॉर लेबर है जिसे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर भी कहते हैं। हमने कहा था इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। लेकिन प्रॉफिट बढ़ने के साथ कैपिटलिस्ट विल इन्वेस्ट इन लेबर सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस। और फिर जो डिमांड कर्व की शेप होगी वो कुछ इस तरह की होगी कि वो लेबर उतनी ही यूज करेंगे लेकिन प्रोडक्ट में इजाफा हो जाएगा। तो ये सिचुएशन बनेगी, एक्स्ट्रा सरप्लस ऑफ लेबर जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकेगी। क्लियर है बेटा पॉइंट? किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक तो वो पूछ सकता है।
ग्रोइंग डोमिनेंस ऑफ अर्बन सर सरप्लस। जी जी। सर आपने बताया कि इसकी प्रोडक्ट भी बढ़ी है और इसकी लेबर भी बढ़ी है इस ग्राफ में। ये वाले ग्राफ में जो है प्रोडक्शन तो बढ़ रही है, लेकिन लेबर उतनी ही यूज हो रही है, देखे ना, लेबर उतनी ही यूज हो रही, देखें ये जहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों कट करते हैं वो होता है ना, ये लेबर ये सेम है। पहले वाली डायग्राम क्या थी, ये यहाँ से आती थी, ऐसे जाती थी, ठीक है। अब चूंकि जब ये क्रिटिसिज्म कर रहे हैं ना कि जब कैपिटलिस्ट के प्रॉफिट में इजाफा होगा, वो फिर लेबर सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस अडॉप्ट करेगा, जिसमें वो कैपिटल को ज़्यादा यूज करेगा, लेबर को सेव करेगा। उस सूरत में प्रोडक्शन तो बढ़ेगी, मतलब सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर ग्रो करेगा, लेकिन वो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को मतलब नहीं दे सकेगा, वो सरप्लस लेबर को अब्जॉर्ब नहीं कर सकेगा। उसकी शेप कुछ इस तरह डिमांड करके हो जाएगी D2। क्लियर है बेटा? जी सर। Growing dominance of urban surplus labor, tendency of industry sector wage to rise in the face of open unemployment। ठीक है, ऑब्वियसली फिर इससे अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। यहाँ तक किसी का कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज चेंजेस पैटर्न्स ऑफ डेवलपमेंट। स्ट्रक्चरल चेंज मॉडल की दो थ्योरीज हैं, एक हमने डिस्कस कर ली है और दूसरी ये डिस्कस करने जा रहे हैं। Changes patterns of development. Like the earlier Lewis model, the patterns of development analysis of structural change focuses on the sequential process through which the economic, industrial, and institutional structure of an underdeveloped economy is transformed over time to permit new industries to replace traditional agriculture as the engine of economic growth। किस तरीके से जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में मूव करते हैं और वो बनता है स्ट्रक्चरल चेंज और दैट लीड्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट थ्योरिस्ट व्यू इंक्रीज। सर वो दोबारा बताएं, हमने क्या स्टार्टिंग में बताया है? जस्ट थीम बताया है, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की थ्योरी क्या है, स्टार्ट यहाँ से हो रही है। मैं दोबारा बता देता हूँ, वही सिर्फ ये बताया है कि स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरीज क्या कहती हैं। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी ये कहती हैं कि किस तरीके से हम ट्रेडिशनल सेक्टर से मॉडर्न सेक्टर की तरफ आ सकते हैं और फिर मॉडर्न सेक्टर ग्रो करके हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो अटेन कर सकते हैं। तो पहले लिवर्स टू सेक्टर मॉडल ने एक्सप्लेन किया, अब जो है प्रोफेसर चैंडरी जो है वो एक्सप्लेन करेगा कि किस तरीके से ये अचीवमेंट हो सकती है। पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट थ्योरिस्ट व्यू increased saving and investment as a necessary but not sufficient for economic development। प्रोफेसर चैंडरी कहता है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट का बढ़ जाना जो है ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, नेसेसरी तो है लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। इन एडिशन टू कैपिटल एक्यूमुलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्शन, चेंजेस इन कंपोजिशन ऑफ डिमांड एंड चेंजेस इन इकोनॉमिक सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स, urbanization and the growth and the distribution of country's population all are important। सिर्फ सेविंग और इन्वेस्टमेंट का बढ़ जाना काफी नहीं है, लेकिन उसके अलावा अदर फैक्टर्स भी हैं। मतलब कि अर्बनाइजेशन हो, अर्बनाइजेशन का मतलब है रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हो, लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया में मूव कर रहे हो, इकोनॉमी की जो पॉपुलेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही हो, मतलब लोग रूरल एरिया से निकलकर अर्बन एरियाज में आ रहे हो। इसी तरह जो प्रोडक्शन का ट्रेंड है वो चेंज हो रहा हो। प्रोडक्शन का ट्रेंड चेंज होने से मुराद है कि एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में शेयर जो है वो श्रिंक हो रहा हो, जबकि इंडस्ट्रियल एंड सर्विसेज सेक्टर का जो जीडीपी में शेयर है वो इंक्रीज हो रहा हो। Empirical structural change analysts emphasize both domestic and international constraints on development। The domestic constraints are सेविंग इन्वेस्टमेंट के अलावा और भी बहुत सारे कंस्ट्रेंट हैं
जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हर्डल बने हुए हैं, वो कंस्ट्रेंट डोमेस्टिक भी हैं और कुछ जो है वो फॉरेन कंस्ट्रेंट है। दोनों को पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट में एक्सप्लेन किया जाता है। डोमेस्टिक कंस्ट्रेंट कौन से हैं? वो है country's resource endowment, its physical and population size, as well as institutional constraints such as government policies and objectives. ये है डोमेस्टिक कंस्ट्रेंट। हम इनको जो है वो नंबरिंग वाइज भी स्टडी करेंगे। यहाँ पे इन जनरल बताया जा रहा है कि डोमेस्टिक कंस्ट्रेंट कौन से हैं। हमारा रिसोर्स, जिस तरह एक डेवलपिंग कंट्रीज है, पाकिस्तान है, यहाँ पे कौन सा रिसोर्स ज़्यादा है? यहाँ पे लेबर रिसोर्स ज़्यादा है, दैट्स वाई लेबर इज चीपर। पॉपुलेशन साइज, इंस्टीट्यूशन प्रॉपर नहीं है, पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव प्रॉपर नहीं है। इसके अलावा इंटरनेशनल कंस्ट्रेंट कौन से हैं? लाइक एक्सटर्नल कैपिटल, एक्सेस टू एक्सटर्नल कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेशनल ट्रेड। ये जो है आप कह लें कि इंटरनेशनल कंस्ट्रेंट है। टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी आपके कंट्री में फ्रीली मूव नहीं कर रही, एक्सटर्नल कैपिटल आपके कंट्री में फ्रीली मूव नहीं कर रहा, हम ट्रेड जो है वो फ्रीली नहीं कर पा रहे, तो ये जो है ये क्या होंगे? इंटरनेशनल कंस्ट्रेंट। Differences in development among countries are ascribed to these constraints. Obviously इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो इन कंस्ट्रेंट की वजह से, कंस्ट्रेंट कहते हैं रुकावट, इन कंस्ट्रेंट की वजह से जो है वो स्टॉप्ड है या स्टैग्नेंट है। Professor Chenry and his colleagues examined patterns of development during the post-war period of developing countries at different per capita income levels. The empirical studies identified several characteristic features of economic development process. जो प्रोफेसर चेनरी ने जिन वेरिएबल्स को हाईलाइट किया है, these are as under. First one is shift from agriculture to industrial production. ये आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे अब तक, स्ट्रक्चरल चेंज। Second one is steady accumulation of physical and human capital. स्टीडी एक्यूमुलेशन ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल कैपिटल में भी इजाफा हो और साथ में ह्यूमन कैपिटल में भी इजाफा हो, ब्रेन, नॉलेज, एजुकेशन। चेंज इन कंज्यूमर डिमांड, कंज्यूमर डिमांड चेंज हो। हमारी डिमांड क्या है? बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, वही नहीं फुलफिल हो रही, तो उसका ट्रेंड चेंज हो। हमारी डिमांड में लग्जरीज आइटम्स हो कि बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ फुलफिल करके पैसे बच जाएं कि आप लग्जरीज आइटम्स की तरफ अपना ट्रेंड चेंज कर सकें। इंक्रीज्ड अर्बनाइजेशन, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, लोग देहातों से जो है वो शहरों में मूव हो रहे हो। फैमिली साइज डिक्लाइन हो। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, डेमोग्राफिकली चेंज हो। सो दीज आर द पॉइंट्स हाईलाइटेड बाय द प्रोफेसर चेनरी for the pattern of economic development. सर जी जी, डेमोग्राफिक चेंज कैसे है? सेम वे में जैसे हमने अगर आपको याद हो तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट में हमने इसको स्टडी किया था, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन याद है या नहीं आप लोगों को? पता नहीं आप पीछे वाला पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, कोई पीछे वाला स्टडी कर रहा है या नहीं? मिड से पहले वाला सिलेबस भी जो है वो पेपर में शामिल होगा, यू नो ना, मिड से पहले वाला सिलेबस भी शामिल होगा। बेसिकली डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ये है जैसे हम टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट हों, हम एजुकेशन वाइज शिफ्ट हों, ठीक है, हम हेल्थ वाइज जो है वो शिफ्ट हो, मतलब बर्थ रेट लो करने की कोशिश करें, डेथ रेट लो करने की कोशिश करें, इन्फांट मोर्टेलिटी रेट लो करने की कोशिश करें, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, एजुकेशन, मतलब अपना एक ट्रेंड जो है वो चेंज करें अकॉर्डिंग टू, आप ये कह लें कि एडवांस्ड कंडीशंस। ये होता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। पॉइंट क्लियर हो रहा है?
जी सर। अपना स्ट्रक्चर चेंज करने की कोशिश करें। ये 6 वेरिएबल हैं जो प्रोफेसर चैनरी ने हाईलाइट किए फॉर द पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। देयर आर कंक्लूजन एंड implications. Chandri and colleagues observed among countries in time series and cross-section analysis. The structural changes that we have described are the average patterns of development. The major findings of structural change model is that development is an specialized process of growth and change whose main features are similar in all countries. ठीक है, ये जो फीचर हमने एक्सप्लेन किया है मोस्टली तमाम कंट्रीज में सिमिलर है। Factors influencing the development process include country's resource endowment and size, its government and public government policies and objectives, availability of external capital, technology, international trade environment. ये वो वेरिएबल्स हैं जिनकी मदद से हम इन फीचर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये वो वेरिएबल्स हैं जिनकी मदद से हम इन फीचर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड फाइनली, empirical studies on the process of structural change lead to the conclusion that pace and pattern of development can vary according to both domestic and international factors, many of which lie beyond the control of an individual developing nation. Obviously, सिर्फ अगर हम कहें कि डोमेस्टिक फैक्टर्स हर्डल है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के जरिए तमाम दुनिया आपस में इंटरलिंक है। तो इसमें जो हर्डल्स हैं तो वो डोमेस्टिक फैक्टर्स भी हैं कुछ और कुछ इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं जो हर्डल हैं, और जो फैक्टर जो हर्डल हैं उन्हीं को इम्प्रूव करके हम जो है वो डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं। टू समराइज, स्ट्रक्चरल चेंज एनालिस्ट बिलीव दैट द करेक्ट मिक्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज विल जनरेट बेनिफिशियल पैटर्न ऑफ सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ। करेक्ट मिक्स का मतलब है ऑब्वियसली कि जो पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं वो सारे के सारे इम्प्लीमेंट नहीं होते, कंट्री टू कंट्री रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं, लेकिन अगर इन जनरल देखा जाए तो डेवलपिंग कंट्रीज़ की करैक्टरिस्टिक्स सेम है, उनमें अप्लाई हो सकता है। तो करेक्ट मिक्स का मतलब है कि जो ज़्यादा कंडीशन के लिहाज से सूटेबल हो उन पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया जाए ताकि हम जो है वो बेनिफिशियल पैटर्न ऑफ सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ से फ़ायदा उठा सके। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, यहाँ तक कर लीजिएगा। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ स्लाइड शेयर की हुई है, वीडियो लेक्चर में आप लोगों के साथ जो है वो भी शेयर कर दूंगा।